बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस। ये हमारे पास जो है हमारी थेरेप्यूटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 है और ये आज हम उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। दैट विल बेसिकली बी मसल परफॉर्मेंस। ठीक है, हम मसल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेंगे। सो मसल परफॉर्मेंस होती क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ मसल टू डू वर्क इज कॉल्ड मसल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यानी कि एक मसल की कितनी एबिलिटी है कि वो एक स्पेसिफिक वर्क, एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। वर्क हमारे पास क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक मसल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो मसल जो है वो एक वर्क परफॉर्म कर सके। ये जो चीज है ये डिपेंड किस पे करेगी? कुछ फैक्टर्स हैं इनके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। आप इसमें मसल परफॉर्मेंस को बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। दैट विल बी मोर्फोलॉजिकल क्वालिटीज ऑफ अ मसल। ठीक है, इस तरह न्यूरोलॉजिकल, बायोकेमिकल, कार्डियोवास्कुलर ये चेंजेस भी होते हैं। मतलब ये इन चीजों पे भी ये डिपेंड कर रहा होता है। देन हमारे पास की एलिमेंट्स ऑफ मसल परफॉर्मेंस आ जाते हैं। मसल परफॉर्मेंस को गवर्न करने वाली तीन चीजें हैं: स्ट्रेंथ, पावर एंड इंड्योरेंस। ये इसकी की एलिमेंट्स हैं। इन तीनों एलिमेंट्स में से किसी में भी अगर जो है वो डिक्लाइन आ जाए तो मसल परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। अगर इन तीनों चीजों में अगर ये इनहेंस कर जाए तो फिर मसल परफॉर्मेंस इनहेंस कर जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस में अगर डिक्लाइन आ जाता है ड्यू टू एनी फैक्टर, ठीक है, अगर इनमें जरा सी भी इम्पेयरमेंट आ रही है तो ये क्या करेगा कि ये एक्टिविटी लिमिटेशन या पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे किसी चीज में। आप जो है वो उसके अलावा आपका जो रिस्क ऑफ इंजरी है या रिस्क ऑफ डिसफंक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये इसमें अगर कोई आ रहा है हमारे पास डेफिसिट, तो वो मसल वीकनेस कॉज कर देगा। जाहिर सी बात है, जब मसल परफॉर्मेंस में ही कोई डेफिसिट आ रहा है, वो डिक्लाइन होती जा रही है, तो वो मसल में वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, मसल में वीकनेस आएगी या मसल की एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको, ये जो मसल की वीकनेस और मसल की एट्रोफी है, इन चीजों की इंपेयरमेंट या इनमें कोई डेफिसिट आने की वजह से वो हम ट्रीट किस तरह करेंगे? वो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से ट्रीट करेंगे। ठीक है, वो एक रेजिमेन है हमारे पास, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, इससे हम इसे ट्रीट करेंगे ताकि मसल परफॉर्मेंस रीस्टोर की जा सके। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है क्या? ये एक एक्टिव एक्सरसाइज होती है। ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइज यानी कि वॉलेंटरी मूवमेंट है, आप इसको वॉलेंटरीली परफॉर्म करें। ठीक है, इसमें क्या है कि मसल की कॉन्ट्रेक्शन होगी जिसे एक आउटसाइड फोर्स रिजिस्ट करेगी। अब वो मसल की कॉन्ट्रेक्शन डायनामिक भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, यानी कि एट रेस्ट भी हो सकती है, मोशन भी हो सकती है। और आउटसाइड फोर्स हमारे पास जो है वो मैन्युअली भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युअली या मैकेनिकली ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैन्युअली आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ऐसे पेशेंट के ऊपर जिसके वाकई मसल परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई हुई है, तो आपकी स्ट्रेंथ उस पेशेंट से ज्यादा है, तो आप उसको अपनी तरफ से रेजिस्टेंस दे रहे हैं। मैकेनिकली आप फॉर एग्जांपल एथलीट्स में कर सकते हैं। ठीक है, एथलीट्स की स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस सब हमसे ज्यादा होता है नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट से। ठीक है, उससे ज्यादा होगा, तो अब आप उसकी फोर्स, आपकी फोर्स को ओवरकम करिए, वो आपको रेजिस्ट करे, अब आपने उसे रेजिस्ट करना है तो आप उसको मैकेनिकल देंगे। ठीक है, 10 रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है उसके ये एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। अब किन लोगों के लिए है? देखिए, एक तो हमने बात की कि ये पेशेंट के लिए है। पेशेंट कौन सा होगा? जिसके इम्पेयर्ड फंक्शनिंग है जिसकी। ठीक है, इसके अलावा ये कंडीशनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी इंटेग्रल कंपोनेंट है। कंडीशनिंग प्रोग्राम्स हमारे पास कौन से होंगे? जिसमें कोई इंसान पेशेंट नहीं है, वो क्लाइंट है। ठीक है, वो अपनी फिजिकल वेल बींग के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, जो अपनी नॉर्मल उसकी मसल परफॉर्मेंस उसको मेंटेन करने के लिए वो ये परफॉर्म कर रहा है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ठीक है, वो अपनी मोटर स्किल्स को इनहेंस करना चाह रहा है। ठीक है, ताकि वो रिस्क ऑफ इंजरी या डिजीज उसमें रिड्यूस हो सके या प्रिवेंट किया जा सके। देन हमारे पास कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के। अब हमने पहले बात की कि हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कब परफॉर्म करेंगे? एक पेशेंट में, ताकि हम उसको रीस्टोर कर सके, जो उसकी ऑलरेडी लॉस्ट मसल परफॉर्मेंस है वो रीस्टोर हो सके। ठीक है, वो वापस आ सके, तो ये रीस्टोरेशन से होगी। ठीक है, इसके अलावा हम जो है इसको और किस लिए यूज कर सकते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास टेंडन्स, लिगामेंट्स, इंट्रामस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डीमिनरलाइजेशन कंपोनेंट है वो नहीं होगा, बोन में जो मिनरल के डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे।
और उसके अलावा हम स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स को डिक्रीज कर सकते हैं। जब आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स है उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। जब आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी के स्ट्रेस के अलावा जो आपका एडिशनल स्ट्रेस आ रहा है ना, आपकी बॉडी उसके ऊपर अडेप्ट हो जाएगी। यानी कि जो आप वेट कैरी करें, एक्सटर्नल लोड कैरी करें हैं, आपकी बॉडी उसके ऊपर अडेप्ट हो जाएगी। जब वो उसके ऊपर अडेप्ट हो जाएगी तो अब आप नॉर्मली भी कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें तो आपके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आपके जॉइंट्स उस ज्यादा इंटेंसिटी के आदी हैं। ठीक है, वो एक हैबिचुअल बन जाएगी एक चीज। तो रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, अब सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वो मोर प्लाएबल हो जाएंगे। अब उसकी जो है हमारे पास उसके अंदर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल बेंडिंग, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी सॉफ्ट टिश्यू की। तो फिर क्या होगा कि उसमें इंजरी नहीं होगी। इसके अलावा हम इसको रिपेयर और हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए भी हमारे पास कुछ टाइम पीरियड होता है कि अगर आपके फौरन ही पोस्ट ऑप, अगर हम देखें पोस्ट ऑप फौरन बाद अगर आप रेजिस्टिव एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ने क्या करना है कि उसको बिगाड़ देना है, सॉफ्ट टिश्यू जो था जिसको अपनी हीलिंग हो रही थी उसकी। लेकिन अगर आप लेटर स्टेजेस में आए, स्टेज 3 स्टेज 4 में आए, तो वहां पर अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ये आपके उसको हील करने में जो है वो प्रमोशन करेगा हीलिंग की। ठीक है, देन फिजिकल परफॉर्मेंस इनहेंस होती है ड्यूरिंग डेली लिविंग, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। इसके अलावा आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंजेस आएंगे। जब आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो जो आपका बॉडी का फैट होता है वो कम हो जाता है और जो मसल का मैस होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेंथ हम कहते ही किसे हैं, या पावर हम किसे कहते हैं, इसमें हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है बल्क ऑफ मसल। ठीक है, इनहेंस्ड फीलिंग ऑफ फिजिकल वेल बीइंग, आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि अब आप बेहतर है। पॉसिबल इंप्रूवमेंट इन परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, देन हमारे पास और फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेनिंग को, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इफेक्ट करिए। उसमें हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है तो वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इफेक्ट करेगी। एक्सटेंट एंड सिवेरिटी ऑफ मसल परफॉर्मेंस इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, कि आपकी अगर मसल परफॉर्मेंस में इम्पेयरमेंट है तो वो कितने टाइम से है, क्या एक्सटेंट थी, क्या ड्यूरेशन थी, और कितने सिवियर है वो। ठीक है, इसके अलावा और कोई डेफिसिट प्रेजेंट है। स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग आफ्टर इंजरी और सर्जरी, वही बात के कौन सी स्टेज चल रही है, स्टेज 1 स्टेज 2 है तो उसमें वो आपका जो है वो डिटोरेट कर देगा, उसे डिटोरेशन की तरफ चला जाएगा। तो अगर वो स्टेज 3 स्टेज 4 है तो वो उसको उसकी हीलिंग में इनहेंस कर देगा उसकी हीलिंग। ठीक है, अब पेशेंट और क्लाइंट की एज भी बहुत मैटर करती है। अब अगर एक अडल्टहुड में बंदा है और एक एल्डरली है, ठीक है, तो अडल्टहुड वाले के ऊपर आप ज्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा सकते हैं, एल्डरली के ऊपर नहीं करवा सकते। एक उसकी जो है वो जॉइंट्स इजाजत नहीं देते इस बात की, दूसरा उसके अंदर फिर जो उसकी हार्ट की पंपिंग है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हार्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा ना, तो जितना ज्यादा वो फिर उसके ऊपर लोड ज्यादा आएगा। अब उसके हार्ट की सेहत तो वो नहीं रही है जो कि एक अडल्ट की है, तो फिर इसलिए हम उसमें भी उसको ये भी बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंड करता है। ओवरऑल लेवल ऑफ फिटनेस भी आपका डिपेंड करता है कि एक बंदा जो ज्यादा फिट है और एक बंदा जो कि फिट नहीं है। ठीक है, दोनों सेम एज के हैं, आप उन दोनों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सेम रेजिमेंट नहीं दे सकते हैं फॉलो करने के लिए। एक जो जो जिसके लिए वो बेहतर होगा वो तो वो उसको परफॉर्म कर लेगा, जिसके लिए वो बेहतर नहीं होगा वो उससे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी सेहत मजीद खराब हो जाएगी। इसके अलावा आपकी कॉपरेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। देन एलिमेंट्स ऑफ मसल परफॉर्मेंस, हमने बात की हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं मसल परफॉर्मेंस के, स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस। अगर ये इनहेंस होंगे तो हमारे पास मसल परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी। अगर ये डिक्लाइन करेंगे, डिटोरेशन आएगी, इम्पेयरमेंट आएगी, तो मसल परफॉर्मेंस भी जो है वो उसमें भी डेफिसिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको हम इनहेंस कर सकते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से। अब स्ट्रेंथ की हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, स्ट्रेंथ है क्या। अब बेसिकली देखें तो स्ट्रेंथ क्या होता है कि आपने एक फोर्स जनरेट करनी है। ठीक है, आपने एक फोर्स जनरेट करनी है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन वो अब टाइम पीरियड कम हो या ज्यादा हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी इतनी फोर्स होनी चाहिए कि वो जो आपको जो डिमांड है उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर मसल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो क्या है कि कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स ने फोर्स प्रोड्यूस करनी है, तो वो किस एक्सटेंट तक उसको फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट है मसल के, उन्होंने
किस उनकी एबिलिटी कितनी है कि वो फोर्स जनरेट कर सके, यानी कि टेंशन जनरेट कर सके, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जनरेट कर सके। आप मसल के ऊपर या सिस्टम के ऊपर कितनी डिमांड लगा रहे हैं कि वो मसल स्ट्रेंथ, जो मसल है वो फोर्स उसके ऊपर दे सके। फॉर एग्जांपल, मैं रिजल्टेंट फोर्स लगा रही हूँ 10 न्यूटन की, तो जाहिर सी बात है जो मसल की मेटाबॉलिक कैपेसिटी है वो तो ज्यादा होनी चाहिए, वो उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी चाहिए टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस। तो एटलीस्ट भी वो 15 न्यूटन की तो करे, ठीक है, ये उसकी स्ट्रेंथ होगी कि वो इतनी जो है वो टेंशन प्रोड्यूस करे, इतनी फोर्स जनरेट करे। देन फंक्शनल स्ट्रेंथ क्या है? फंक्शनल स्ट्रेंथ क्या होती है कि आपका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो प्रोड्यूस भी करे, रिड्यूस भी करे और कंट्रोल भी करे फोर्सेस को, ठीक है। आपकी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है फोर्स को, अगर आप कोई फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो जिस तरह ये जो उसकी प्रोडक्शन, रिडक्शन और कंट्रोल कर रहा है जो वो एक स्मूथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। जब हम न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का नाम लेते हैं तो सामने एक ही चीज आती है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम की जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है एमएसके, उसकी हमारे पास कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, ठीक है, ये इसलिए कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, ठीक है। स्ट्रेंथ होती क्या है वो हमने बता दिया, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस तरह होती है ये हम बताते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है मसल और मसल ग्रुप का, ठीक है, या तो मसल कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करें या मसल ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करें, ठीक है। वो किसी लोड को या किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं यानी कि उठा रहे हैं, वापस रख रहे हैं, उसको अगर उठाया तो उसको कंट्रोल रख रहे हैं, ठीक है। अब हम डंबल्स उठाते हैं, डंबल उठाया, उसको मतलब लिफ्ट किया, उसको फिर दोबारा नीचे रखा, ठीक है। अब अगर डंबल उठाते तो आपने उसको हवा में कंट्रोल भी करना होता है, रेज करते हैं जब आप तो उसको कंट्रोल भी करते हैं, देन आप उसको वापस रखते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, इसमें हमारे पास की कंपोनेंट क्या है, लोअर नंबर ऑफ रिपीटेशंस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्ट्रेंथ में हमेशा हम ये चीज देख रहे हैं कि रिपीटेशंस भी कम है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए है और रिपीटेशंस भी कम है, लेकिन आपने जो लोड कैरी किया है आप उसको कंट्रोल कर सक रहे हैं। मोस्ट कॉमन अडेप्टेशन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारे पास आती है, ठीक है, हम जो नोटिस करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई, अब अडेप्टेशन क्या आएगी मसल के अंदर, वो मसल की फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, ठीक है। आप एक ग्लास जो है वो उसमें पानी डाल के हाथ में पकड़ते हैं, तो वो आपको इतना ज्यादा नहीं लगता कि वो मतलब उसके तो लोड नहीं है, अगर आप उसको 1 मिनट तक के लिए भी पकड़ रहे हैं, तो अगर आप उसको 24 घंटे एक गिलास को पकड़ के खड़े रहेंगे तो आपका बाजू थक जाएगा, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ में क्या होगा कि अगर आप 1 मिनट के लिए ग्लास उठा के खड़े हैं तो अब आपका हाथ नहीं थक रहा, तो अब आप उससे ज्यादा का लोड उठाए, प्रोग्रेसिव लोडिंग करते जाए, तो वो आपकी जो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो एडाप्टेशन होगी वो ये होगी कि आपका जो मसल है वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये बेसिकली आता किस तरह है मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, न्यूरल एडेप्टेशन से। न्यूरल एडेप्टेशन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में क्या हो रही होती है कि जो मोटर यूनिट्स हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मसल फाइबर साइज के में जब इंक्रीज आता है, मसल फाइबर्स के साइज में इंक्रीज आ रहा है या फिर न्यूरल एडेप्टेशन हो रही हैं, उनकी वजह से हमारे पास स्ट्रेंथ इंक्रीज करी है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ अ मसल इंक्रीज करी है। देन पावर पे आ जाते हैं, व्हाट इज पावर? पावर हमारे पास जो है ना, उसमें हम मसल पावर को डिस्कस करते हैं, मसल की परफॉर्मेंस को ये भी इनहेंस करेगी, ठीक है। ये स्ट्रेंथ और स्पीड ऑफ मूवमेंट, इसमें हमारे पास स्ट्रेंथ भी आ जाती है और स्पीड ऑफ मूवमेंट भी आती है, मतलब आप कितनी फोर्स से जो है एक चीज उठा रहे हैं, ठीक है, और कितनी स्पीड से आप उसको उस मोशन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वर्क पर यूनिट ऑफ टाइम आ जाता है, ठीक है, यानी कि आपने एक वर्क परफॉर्म किया है, मसल ने एक वर्क परफॉर्म किया है एक स्पेसिफिक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। इसको हम रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क भी कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास जिस रेट के ऊपर ये मसल वर्क परफॉर्म कर रहा होता है ना, ये फोर्स और वेलोसिटी का बेसिकली आपस में रिलेशनशिप होता है, कितनी आप फोर्स लग रही है, कितनी स्पीड लग रही है, ठीक है, वेलोसिटी लग रही है, वही बात। देन हमारे पास हम देख रहे होते हैं कि एक हमने चीज डिस्कस करते हैं हम एक और, कि हमारे पास जो पावर है ना,
वो हम कहते हैं इसमें, उसमें जिस तरह था ना कि उसमें हमारे पास लोअर नंबर ऑफ रिपीटिशंस है स्ट्रेंथ में एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें क्या है कि इसमें वेरिएशन है। इसमें एनारोबिक पावर भी है, एरोबिक पावर भी है। एनारोबिक पावर क्या है कि अगर आप सिंगल बर्स्ट में हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी एनारोबिक पावर। और अगर हम रिपीटेडली लो इंटेंसिटी मूवमेंट करवा रहे हैं तो वो एरोबिक पावर है, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमारे पास ये सिंगल बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी में क्या आ जाता है कि हम एक हैवी पीस को मतलब हम फॉर एग्जांपल सूटकेस है वो बहुत ज्यादा हैवी है, उसको उठाते हैं, सर के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसको दोबारा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और रिपीटेड बर्स्ट ऑफ लेस इंटेंस एक्टिविटी में हमारे पास क्या आ जाता है कि आप जो है वो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स उतर रहे हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। दिस कम्स अंडर द लो इंटेंसिटी। देन हमारे पास पावर ट्रेनिंग आ जाती है। पावर ट्रेनिंग से हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की थी, पहले स्ट्रेंथ की बात की वो क्या है एंड देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वो क्या होती है। इससे अब हमने पावर की बात की, अब हम पावर ट्रेनिंग की बात करते हैं कि ये क्या है। पावर ट्रेनिंग क्या होती है कि इसमें जो है आप मोटर स्किल्स अपनी लाइफ में आप ऐसी परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि कभी बैलिस्टिक भी हो सकती हैं, ठीक है। और मतलब इस तरह है कि आप उसको बर्स्ट मूवमेंट में भी कर सकते हैं, वही एनारोबिक और एरोबिक, ठीक है। और आप उसको जो है वो लेस रिपीटेड जो है वो बर्स्ट में भी कर सकते हैं। अच्छा, या हमारे पास बैलिस्टिक मूवमेंट्स होती हैं जिसमें स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों इन्वॉल्व है, ये भी हमने पहले बात की। मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो मसल मसल स्ट्रेंथ ही बेसिकली मसल पावर बना रही है, ठीक है। हमने बात की थी ना कि स्ट्रेंथ क्या है कि आपके जो है वो बॉडी कितनी ज्यादा फोर्स जनरेट कर रही है, और पावर क्या है कि बॉडी कितनी ज्यादा फोर्स जनरेट कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक टाइम पीरियड के अंदर वो कितनी फोर्स जनरेट करी है, वो कितना वर्क परफॉर्म करी है, ठीक है। तो पावर क्या होगी, वर्क ओवर टाइम। पावर इनहेंस किस तरह हो सकती है, अगर हम दो तरीकों से इनहेंस हो सकती है। एक ये कि अगर वर्क ऑफ अ मसल को हम इंक्रीज कर दें, ठीक है। देखिए पावर इक्वल्स वर्क ओवर टाइम, तो अगर पावर इंक्रीज हो रही है तो वर्क इंक्रीज होगा और टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम इसमें वर्क को इंक्रीज कर दें, वर्क के एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, और जो टाइम का एलिमेंट है उसको हम डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो पावर इंक्रीज होगी। अगर हम इसी तरह यही बात कि हम अमाउंट ऑफ टाइम को हम जो है वो रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो पावर जनरेट होगी। तो हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप का पता है कि अगर पावर डायरेक्टली रिलेटेड है पावर और वर्क आपस में, तो अगर पावर इंक्रीज करेगी तो वर्क इंक्रीज करेगा, पावर डिक्रीज करेगी तो टाइम डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। देन हम मसल पावर की बात करते हैं कि मसल पावर जो है वो अभी हमने नॉर्मली पावर की बात की, अब हम मसल पावर की बात करें कि वो इंटेंसिटी ओवर टाइम, मतलब वही बना के इंटेंसिटी भी फोर्स ही है, फोर्स को कितनी इंटेंस अमाउंट में आप लगा रहे हैं, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करती है। अब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज होगी और उतना ही कम उसका शॉर्ट मतलब पीरियड होगा, ठीक है। अब मसल पावर अगर हमारे पास ज्यादा है, ये वाला एलिमेंट अगर हमारे पास ज्यादा है, तो इंटेंसिटी भी हमारे पास बढ़ जाएगी और फिर टाइम हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब टाइम कम और इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि मसल पावर इंक्रीज कर रही है। देन हम आ जाते हैं इंड्योरेंस पे। इंड्योरेंस क्या होती है, बेसिकली इसमें हम देख रहे होते हैं कि लो इंटेंसिटी है लेकिन रिपीटेटिव वर्क है, परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी, आपका मसल लो इंटेंसिटी बट रिपीटेटिव वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सस्टेन्ड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें टाइम का कोई नहीं है, टाइम आप ज्यादा है आपके पास, लेकिन आपने उसमें क्या करना है कि लो इंटेंसिटी यानी कि वही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, ओवर रिपीटेटिव पैटर्न, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने परफॉर्म करना है। कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस क्या होती है कि ये टोटल बॉडी इंड्योरेंस होती है। देखिए इसमें कार्डिक सिस्टम और पल्मोनरी सिस्टम दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि ये टोटल बॉडी की इंड्योरेंस है, ठीक है। इसमें रिपीटेटिव डायनामिक मोटर एक्टिविटीज होंगी जो कि फुल बॉडी मूवमेंट होंगी, जैसे कि वॉकिंग आ गई, साइकिलिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, ठीक है। इसमें लार्ज मसल ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होंगे या मसल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब मसल इंड्योरेंस जो होती है उसको हम लोकल इंड्योरेंस भी बोलते हैं, बिकॉज एक मसल किया है तो वो उसको लोकलाइज्ड है टू वन पॉइंट, तो उसको हम बोलेंगे लोकल इंड्योरेंस, ठीक है। ये क्या है कि एक मसल जो है वो रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगेंस्ट अ लोड। आपने उसको कोई लोडिंग की मसल के ऊपर, तो वो उसको एक जो है मसल उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और वो जनरेट कर रहा है एंड सस्टेन कर रहा है टेंशन को और रेजिस्ट कर रहा है फटीग को, ठीक है। टाइम पीरियड हमारे पास अभी भी ज्यादा ही है। अब जब
इसमें रिपीटेडली कॉन्ट्रेक्शन हो रही है और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब है कि फटीग नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब इंसान थकेगा तो वो रुक जाएगा। मतलब 3 सेट्स किए, पॉज ले लिया, फिर 3 सेट्स किए, पॉज ले लिया, रेस्ट पीरियड ले लिया, तो उससे फटीग नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट रिक्वायर सस्टेन कंट्रोल बाय द पोस्टीरियर मसल्स। आप सीधे खड़े हो जाते हैं तो आपका बैलेंस भी मेंटेन रहेगा, आपका प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट भी होगी। ठीक है। अगर आप ज्यादा देर के लिए इसी तरह सीधे खड़े रहते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा इसी तरह ज्यादा देर के लिए सीधे खड़े रहते हैं, तो वो आपकी इंड्योरेंस होगी। आप खड़े होते हैं लेकिन आप थकते नहीं है, वो आपकी इंड्योरेंस है, क्योंकि अब आपको उसकी आदत होगी है, उस रिपीटिशन की। ठीक है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होगी? इसमें हमारे पास 3 की एलिमेंट्स आ जाते हैं। लो इंटेंसिटी मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिशंस होंगी, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड होगा। ठीक है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग जो है वो उसमें इसकी हम एक आउटकम, जिस तरह हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की देख रहे थे आउटकम, तो इस तरह हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग की आउटकम देखते हैं कि वो क्या होती है। इसमें ऑक्सीडेटिव और मेटाबॉलिक कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है मसल की। ठीक है। यानी कि जो हम पढ़ते हैं पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया इन नंबर इंक्रीज कर गया, सो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो जब ऑक्सीडेटिव और मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ मसल इंक्रीज कर जाएगी इन इंड्योरेंस ट्रेनिंग, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी ज्यादा अच्छी होगी। तो हमारे पास ओवरलोड प्रिंसिपल आ जाता है। ओवरलोड प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक मसल जो है, देखें, बेसिकली ओवरलोड नाम से ही पता चल रहा है कि आपने एक मसल के ऊपर लोडिंग, जो नॉर्मल लोडिंग है, आपने उससे ज्यादा उसे लोड करना है। ओवरलोड प्रिंसिपल स्टेट क्या करता है कि अगर मसल की परफॉर्मेंस को आपने इंप्रूव करना है ना, तो जो उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी है, जो भी हमने पहले बात की थी कि मेटाबॉलिक कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर आप रेजिस्टेंस या उसके ऊपर ज्यादा लोड आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अगर एक मसल की मेटाबॉलिक कैपेसिटी 10 न्यूटन है, तो आप उसके ऊपर फोर्स 15 न्यूटन की अप्लाई कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल लोड आप 15 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, तो मसल जो है वो उसके ऊपर उसको चैलेंज कर रहे हैं कि अब तुम ये 15 न्यूटन की जो है फोर्स को रिजिस्ट करके दिखाओ, और वो मसल उसको रिजिस्ट कर रहा है। मतलब एक वो फोर्स है ना, वो ग्रेटर देन दैट फोर्स है जिससे मसल अकस्टम्ड है। ठीक है। मसल नॉर्मली 10 न्यूटन की ही फोर्स जो है वो उसी को रिजिस्ट करता है, तो वो उसको पता है कि बस 10 न्यूटन ही मैंने रिजिस्ट करनी है, सो वो उसके ऊपर अकस्टम्ड है। वो अगर आप वो करेंगे तो उसके ऊपर वो उस रेजिस्टेंस के वो फटीग नहीं होगा। तो जब 15 न्यूटन की करेंगे, एकदम से अप्लाई कर देते हैं, अब मसल को उसको रिजिस्ट करना है। ठीक है। ये प्रोग्रेसिव होगा, लेकिन अब उसने उसको रिजिस्ट करना है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि अब मेरे मसल की जो है वो एबिलिटी इंक्रीज कर रही है टू रिजिस्ट फोर्स। ठीक है। तो वो ओवरलोड प्रिंसिपल, आप उसको उसके नॉर्मल लोडिंग से ज्यादा लोड कर देते हैं। ठीक है। अब अगर इस तरह होता है कि एक मसल सिर्फ 10 न्यूटन ही अगर आप उसको अप्लाई करते हैं और वो 10 न्यूटन ही रेजिस्ट कर सकता है, तो उससे उसकी जो है वो इंड्योरेंस या स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी, मसल परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज नहीं होगी, बस मेंटेन होगी। हाँ, ये है कि 10 न्यूटन से कम नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि 10 न्यूटन से बढ़ जाएगी। ठीक है। वो 10 न्यूटन ही रहेगी या उससे कम नहीं जाने देगी उसको। लेकिन अगर आप 15 न्यूटन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें, अभी 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी, महीने बाद 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी, तो स्लो प्रोग्रेशन हो रही है, तो आपके मसल को पता है कि मैंने अब अडेप्ट करना है। ठीक है। 10 न्यूटन की पहले रिजिस्ट करता था, तो अब कंटिन्यूसली 15 न्यूटन की रिजिस्ट करेगा, इससे नीचे नहीं जाने देगा फोर्स को। फिर 20 न्यूटन की रिजिस्ट करेगा, उससे नीचे नहीं जाने देगा। हम ओवरलोड प्रिंसिपल को अप्लाई किस तरह करते हैं, वही बात, ये प्रोग्रेसिव लोडिंग होती है। ठीक है। इसको हम दो तरीकों से देख रहे होते हैं, एक तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज से, एक वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज से। इंटेंसिटी में वही बात कि हमने जो न्यूटन ऑफ फोर्स की बात की, ठीक है, वेट या रेजिस्टेंस आप कितना मसल के ऊपर इंपोज करें। इसके अलावा वॉल्यूम से भी हमारे पास ओवरलोड प्रिंसिपल होता है। वॉल्यूम से किस तरह हो रहा है कि अगर आप पहले जो है वो 18 रिपीटेशन 20 रिपीटेशन कराते थे, फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 सेट्स करते हैं, अब वो नॉर्मली अकस्टम्ड है उसी से, वो 3 सेट्स परफॉर्म कर सकता है, उसके बाद मसल फटीग में चला जाता है, थक जाते हैं आप, मसल फटीग में चला गया, अब वो उससे ज्यादा नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप स्लोली स्लोली मतलब प्रोग्रेसिवली आप उसको इंक्रीज करते जाएंगे, उसके सेट्स को, उसकी रिपीटेशंस को, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज को, हाउ फ्रीक्वेंट यू डू एक्सरसाइज, ठीक है, उसको आप इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली, तो क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। पहले 3 सेट्स पे आपका मसल फटीक होता था, अब 12 सेट्स पे मसल फटीक हो रहा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना, आप कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं एक मसल को, ठीक है, वो इंक्रीमेंटली और प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करिए। वही बात, स्लोली स्लोली आपने उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, प्रोग्रेसिवली रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। ठीक है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग में हम हमारा एम्फेसिस होता है रिपीटिशंस के ऊपर।
स्ट्रेंथ के अंदर हम रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं कि कितनी फोर्स हमारा एक मसल जो है वो जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, कितनी फोर्स है, ठीक है। क्या उसकी कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ फोर्स दैट विल रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। और इंड्योरेंस ट्रेनिंग में हम रिपीटिशंस को देख रहे हैं कि कितनी रिपीटिशंस से जो है वो परफॉर्म हो रही हैं, ताकि हम रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो हम कितनी रिपीटिशन साथ उसके परफॉर्म करें। इसके लिए हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। अगर हम सेफ्टी को देखते हैं तो आपने देखना है कि कितनी एक्सटेंट है, कितनी प्रोग्रेशन है, ठीक है। एक्सटेंट और प्रोग्रेशन ऑफ ओवरलोड को आपने देखना है। इसके अलावा आपने इस एक्सटेंट यानी कि ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेशन को देखेंगे आप फॉर अंडरलाइंग पैथोलॉजी। कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी थी जिसकी वजह से डेफिसिट आया, तो आप उसमें देख लेंगे। एज ऑफ द पेशेंट देख लेंगे, स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग, ये जो वो चीजें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे। देन हमारे पास आया था सेड प्रिंसिपल। सेड प्रिंसिपल क्या होगा? SCID, स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिक एडेप्टेशन है। हमने बात किस चीज से हम करें? मसल परफॉर्मेंस की बात करें, उसके 3 की एलिमेंट्स थे, ठीक है। उनमें से स्पेसिफिक एडेप्टेशन हो रही है किसी एक की एलिमेंट की, ठीक है। इसमें हम एक एक की एलिमेंट को सामने रखेंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर हमने स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है, तो जो हमारे पास एक्सरसाइज का रेजिमेंट होगा दैट विल बी ऑफ स्पेसिफिसिटी। उसकी क्या होगी कि वो स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव करे, स्ट्रेंथ इनहेंस करे, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ये सारे बॉडी सिस्टम्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये वॉल्फ्स लॉ की एक्सटेंशन है सेड प्रिंसिपल। वॉल्फ्स लॉ क्या था कि अगर बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो ओवर टाइम अडेप्ट करते हैं, जैसे जैसे आप उनके ऊपर स्ट्रेस प्लेस करते जाते हैं, ठीक है। मतलब आप स्लोली स्लोली स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे ताकि बॉडी उसके ऊपर अडेप्ट करती जाएगी उस स्ट्रेस के ऊपर, जो भी हमने मसल्स के सेंस में ली थी बात, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि अब अभी हमने बात की कि एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक चीज के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हम देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करा है, पावर को इम्प्रूव करा है, इंड्योरेंस को इम्प्रूव करा है, लेकिन हाईली स्पेसिफिक है कि कौन सी ट्रेनिंग मेथड इम्प्लॉय किया जा रहा है, ठीक है। मैं पावर को अगर फॉर एग्जांपल मैं इंड्योरेंस को इंक्रीज करना चाह रही हूँ। अब मैं इंड्योरेंस को इंक्रीज करना चाह रही हूँ तो मेरा मेजर फोकस रिपीटिशंस के ऊपर होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर होगा, ठीक है। अगर मैं पावर को करना चाह रही हूँ तो मुझे ये पता है कि मैंने वर्क इतने टाइम पीरियड के अंदर करना है, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये काम करना है, ठीक है। देन स्पेसिफिसिटी को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि हम मोड ऑफ एक्सरसाइज भी हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब टाइप ऑफ एक्सरसाइज कौन सा है, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, एक्सेट्रा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एक्सरसाइज भी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि स्पीड से लेकर चले हैं। लिम्ब पोजीशनिंग भी होनी चाहिए, जैसे कि ज्वाइंट एंगल हो गया आपका, मूवमेंट पैटर्न भी आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक आउटकम देखनी है, अगर एक पेशेंट है उसका एक गोल है कि भाई मैंने इस काबिल होना है कि मैं सीढ़ियां उतर और चढ़ सकूं, असेंड और डिसेंड कर सकूं स्टेयर्स को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके ये फंक्शनल आउटकम होगी, बेसिकली ये उसका गोल है। उसका काम क्या होगा कि वो इसेंट्रिकली और कंसेंट्रिकली अपने वेट बेयरिंग पैटर्न को अडॉप्ट करे, ठीक है। इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करेगा, उसके रेजिमेंट के अंदर ये चीजें होंगी, ठीक है। फिर वो अपनी डिजायर्ड स्पीड के ऊपर प्रोग्रेस करेगा। मतलब अगर वो पहले स्लो स्पीड से चलता था, जिस तरह कोई अगर अर्थराइटिस का पेशेंट हो गया तो उससे नहीं चढ़ा जाता ऊपर, ओबीज हो गया तो उससे नहीं चढ़ा जाता ऊपर, लेकिन जब वो आदी हो जाता है उसका चढ़ने का तो फिर वो जल्दी जल्दी भाग भाग के भी सीढ़ियां चढ़ लेता है। अच्छा, ये जो सेट प्रिंसिपल है इसमें जो स्पेसिफिसिटी है वो मॉर्फोलॉजिकल और मेटाबॉलिक चेंजेस से भी रिलेटेड है, ठीक है। न्यूरल अडेप्टेशन से भी, जो भी हमने बात की कि न्यूरल अडेप्टेशन क्या होंगी कि कितने मोटर यूनिट्स रिक्रूट हो रहे हैं, ठीक है। अब कोई स्टिमुलस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजिकल, मेटाबॉलिक चेंजेस और न्यूरल अडेप्टेशंस भी हो रही हैं विद मोटर लर्निंग। फिर ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि अगर हम एक जगह कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई एक जगह एक स्पेसिफिक लिम्ब के लिए अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेनिंग इफेक्ट्स है वो दूसरी लिम्ब पर भी चले जाएंगे। इसको हम ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं या ओवरफ्लो या क्रॉस ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये लिमिटेड बेसिस पर होती है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, कि अगर आप जिस स्पीड से चल रहे हैं ये उसकी लिए जो है लिमिटेड बेसिस पर होगी। टाइप और मोड ऑफ एक्सरसाइज पर भी ये लिमिटेड बेसिस पर होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्रॉस ट्रेनिंग है, ये अभी हमने बात की कि ये क्या है कि एक्सरसाइज फ्रॉम एन एक्सरसाइज लिम्ब टू अ नॉन एक्सरसाइज। एक लिम्ब पे आप अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब यानी कि ऑपोजिट लिम्ब के ऊपर भी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफेक्ट्स जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है।
A program of exercise is designed to develop muscle strength and also has been shown to improve muscular endurance and at least moderately. ठीक है, जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो वो इंड्योरेंस को भी इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा ना सही, कम सही, लेकिन इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग है वो उसका कोई स्ट्रेंथ के ऊपर क्रॉस ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल मैं अब ये इसमें हमने बात की कि एक लिम्ब का इफेक्ट दूसरी लिम्ब पे जा रहा है, ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो फॉलो कर रही हूँ, जैसे कि मसल स्ट्रेंथ को अगर मैं फॉलो कर रही हूँ, मैंने वो स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज करनी थी, तो उससे क्या होगा कि उसके ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग में हमारे पास इंड्योरेंस भी आ रही है मसल के अंदर। ठीक है, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आ रही है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इंड्योरेंस ट्रेनिंग फॉलो कर रही हूँ तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही मेरे मसल के अंदर, सिर्फ इंड्योरेंस ही आ रही है। देन रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसमें क्या है कि अगर आप जो है आपके बॉडी सिस्टम अगर अडेप्ट कर जाते हैं किसी एक चीज के ऊपर, अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज के ऊपर अडेप्ट कर गई है, अब आप अगर एक्सरसाइज को छोड़ देंगे तो आपकी जो है वो बॉडी में जितनी अडेप्टेशन आई हैं वो सब रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, इसमें डी ट्रेनिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं। डी ट्रेनिंग में क्या होता है कि अगर आपने पहले ट्रेनिंग में अगर आपने कोई चीजें गेन की हैं, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गेन किया अगर आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, तो अब डी ट्रेनिंग होगी तो क्या होगा कि अगर आप 2 to 3 वीक्स के लिए या 1 to 2 वीक्स के लिए आप छोड़ देते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को, सेशन दैट इज स्टॉप आप कर देते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को, तो क्या होगा कि आपके जो ट्रेनिंग इफेक्ट्स हैं वो लूज कर लेंगे आप, मतलब अब आप वापस उसी स्टेट पे जा रहे हैं। और ट्रेनिंग में क्या, डी ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपके मसल की कंडीशन थी ना, अगर डी ट्रेनिंग के बाद उस पहले वाली कंडीशन से वर्स हो जाती है कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि डी ट्रेनिंग से बचने के लिए, अब जाहिर सी बात है इंसान हर वक्त एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो डी ट्रेनिंग से बचने के लिए क्या होता है कि आपकी जो डेली लाइफ में ऐसी जो आपकी डेली एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल घर के काम आप करते हैं, तो उसके अंदर ऐसे चीजें मॉडिफाई कर दी जाए, ऐसे नहीं ऐसे काम करो। ठीक है, ताकि उसमें स्ट्रेंथ भी आप गेन कर रहे हैं, इंड्योरेंस भी गेन कर रहे हैं, गेन ना भी कर रहे हो लेकिन आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, इतनी उसमें होनी चाहिए। मतलब वो इस तरह आपको डेली एक्टिविटीज को इस तरह चेंज कर दिया जाता है कि आपका पहले अगर आप एक गलत तरीके से करते थे, अब वो आपको एक नया पैटर्न सिखा देंगे, अब आप इस तरीके से करें। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोग्राम ऑफ, मतलब अगर आपने यही बात कि अगर आपने उसको इंक्रीज नहीं करना तो आप उसको एटलीस्ट मेंटेन रखें ताकि आप में डी ट्रेनिंग के इफेक्ट्स ना आए। दैट्स इट, थैंक यू।